हेलो गाइस, आज आगे का सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। हमने सेक्शन 18 तक कवर कर लिया था। अब जो अगला सेक्शन हम पढ़ेंगे वो दो सेक्शंस को कंबाइंड करके पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 19 और सेक्शन 21 को। अब सेक्शन 21 को हम क्यों पढ़ रहे हैं, 19 के बाद 21 क्यों पढ़ रहे हैं, 19 के बाद 21 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात करते हैं इंटरेस्ट की। जैसे कि आप देखिए इंटरेस्ट क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जब आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि दो पार्टी होती है, एक तो ट्रांसफर होता है, एक ट्रांसफरी होता है। जब कोई ट्रांसफर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है किसी ट्रांसफरी के हित के लिए, ठीक है, तो वो उसको इंटरेस्ट, उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो एक इंटरेस्ट होता है वेस्टेड, एक होता है कंटिंजेंट। ठीक है, देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो कि उस इंसान का पूरा इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली समाहित हो जाता है। लेकिन कंटिंजेंट कुछ इस तरह होता है जो किसी चीज़ के होने या ना होने से क्रिएट होता है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ हम इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ने से आपको चीज़ें इस तरह से क्लियर होगी कि पहली चीज़ तो दोनों के बारे में आपको पता चलेगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है और कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है। और साथ ही साथ आप एक चीज़ और नोट कर पाएंगे कि दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस के साथ साथ अगर कुछ और देखें तो हमें पता चलता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या चेंजेस, दोनों में क्या अंतर हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम थोड़ा सा लुक आउट करेंगे। और एक बात और बता दें कि ये सेक्शन जो भी है अभी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, जैसे आपने बताया आपको सेक्शन 17 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 19, 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 20 भी आज ही हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन दोनों को एक साथ में पढ़ लेते हैं। दोनों को साथ में पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कहा था ना, सेक्शन 19 रेड विथ सेक्शन 21। ठीक है, सेक्शन 19 को हमेशा सेक्शन 21 के साथ आप मिला करके पढ़िएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप अपने बेयर एक्ट को ज़रूर साथ लेकर के बैठे, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो है वो आपको और मतलब अच्छा आपको फील कराएगी, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ये एग्जैक्टली बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन है बेयर एक्ट का ही मामला, क्योंकि बेयर एक्ट से बाहर कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो एडिशन सब्सट्रैक्शन होते रहते हैं तो उसका मसला नहीं है। लेकिन अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सेक्शन 19 हमारा कहता क्या है। सेक्शन 19 बात करता है वेस्टेड इंटरेस्ट की। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। कहा वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पे किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाएगा या होता है, एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम। ठीक है, व्हेन इट इज़ टू टेक इफेक्ट। कहा गया कि मतलब देखिए कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस पर्सन के व्यक्ति में, ठीक है, बिना समय बताए हुए, बिना कोई समय निर्धारित किए हुए। ठीक है, जैसे ही वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो जाती है उसका इंटरेस्ट उसी के साथ उसको मिल जाता है, उसका इंटरेस्ट में क्रिएट हो जाता है। या फिर इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट इट इज़ टू टेक इफेक्ट फोर्थविथ। बताया गया अगर कोई टर्म्स स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, तो जैसे ही फोर्थविथ का मतलब होता है विदाउट डिले। ठीक है, बिना लेट किए हुए, आप बिना लेट किए हुए जैसे ही वो इफेक्ट में आएगी प्रॉपर्टी, जैसे ही उसका ट्रांसफर इफेक्ट में आएगा, ठीक है, तो वो जो कंडीशंस है वो उस पर अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, और या फिर ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन, या फिर किसी ऐसे कार्य के होने पर जिसका होना बिल्कुल तय है, जिसका होना बिल्कुल निश्चित है, उसके होने पे सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड, वो उस इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा, इंटरेस्ट उसको प्राप्त हो जाएगा, वो इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो जाएगा उस व्यक्ति का, अनलेस अ कंट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है, बजाय इसके कि अगर उसमें कोई दूसरी बात, कोई दूसरी शर्त अगर लगाई गई है तो उसको छोड़ करके। ठीक है, अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजीशन। ठीक है, देखिए कह रहा कि कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता है ट्रांसफरी के डेथ के साथ। ट्रांसफरी है, ठीक है, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया और बी डेथ कर गया, तो जो इंटरेस्ट उसके साथ क्रिएट होने वाला, जो इंटरेस्ट उसको मिलने वाला है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें वेस्ट होने वाला है, उस इंटरेस्ट को ख़त्म नहीं किया जाएगा बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजीशन, जब तक कि वो पोजीशन उस पर ना ले ले। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका हम अगर और आसान शब्दों में समझें तो इस लाइन का मतलब यह है कि कोई भी ट्रांसफरी का इंटरेस्ट तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक उस प्रॉपर्टी पे वो कब्जा न कर ले। जैसे ही उस प्रॉपर्टी का उसको कब्जा मिलता है, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर कब्जा ही नहीं किया है, ठीक है, तो इंटरेस्ट क्रिएट होने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो चाहे डेथ करे या ना करे, वेस्टेड इंटरेस्ट का कोई लेना देना इसमें होता नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक्सप्लेनेशन दिया है उसको भी देख लेते हैं। एन इंटेंशन दैट एन इंटरेस्ट शैल नॉट बी वेस्टेड इज नॉट टू बी इन्फर्ड मेयरली फ्रॉम अ प्रोविजन whereby the enjoyment thereof is postponed, or whereby a prior interest in the same property is given or reserved to some other person, or whereby income arising from property is directed to be accumulated until the time of enjoyment arrives, or from a provision that if a particular event shall happen the interest shall pass to another person। देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको समझना है। ये समझेंगे उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा ये प्रोविज़न क्या कहता है। देखिए अगर हम
टाइम के हिसाब से देखें कि अगर इंटरेस्ट कितने प्रकार का होता है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टाइम ऑफ एक्रूइंग द इंटरेस्ट में बी ऑफ टू काइंड्स। इंटरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता है, और एक का बात किया गया है सेक्शन 19 में और दूसरे की बात की गई है सेक्शन 21 में, इसीलिए इन दोनों सेक्शंस को हम साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सेक्शन 19 क्या कहता है। प्रोवाइड्स दैट वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, वही बात जो हमारे बेरक अभी हमने पढ़ा कि जहां पे किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन, ठीक है। एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उस पर्सन के व्यक्ति में जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, एक इंटरेस्ट बन जाता है उसका, ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट आ जाता है उस प्रॉपर्टी में, ठीक है, जब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है। तब कैसे कैसे आता है? देखिए, विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट। उन्होंने कहा कि देखो कोई टाइम हम स्पेसिफाई तो नहीं हुए, बिना किसी टाइम को बताए हुए, ऐसा तो है नहीं कि भैया देखो प्रॉपर्टी हम तुमको आज ट्रांसफर कर रहे हैं, आज से 1 महीने बाद आपको इसका इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसमें कहा गया कि देखिए कोई भी प्रॉपर्टी जब किसी पर्सन के फेवर में ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट कब हो जाएगा? जैसे ही उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, जैसे ही इफेक्ट में आएगी प्रॉपर्टी, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और वहाँ पर टाइम मेंशन ना किया गया हो कोई, इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थविथ। और ये कहा गया अगर कोई टर्म्स उसमें मेंशन किया गया है, कोई कंडीशंस उस पर लगाई गई है, कोई शर्त अगर उस पर लगाई गई है, तो ये शर्त लगाई गई है कि जैसे ही बिना किसी देरी के उसको इफेक्ट में लाया जा रहा है, ठीक है, बिना किसी देरी के उस ट्रांसफर को इफेक्ट में लाया जा रहा है, और वैसे ही उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तीसरी बात कहता है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन, या फिर किसी ऐसी घटना के होने का, किसी ऐसी बात के होने का जिसका होना बिल्कुल तय है। देखिए कह रहा ना विच मस्ट हैपन, जिसका होना बिल्कुल तय है, ठीक है, सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड, उसका इंटरेस्ट वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा अनलेस, ठीक है, कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर। या फिर अनलेस का मतलब होता है उसमें शर्त जोड़ दी गई है, या फिर अगर उसमें आपने कोई कंडीशंस लगाई है, कोई टर्म्स अगर उस ट्रांसफर पे लगाया है, ठीक है, तो अगर वो नहीं दिख रहा है तो फिर जो चीज़ बात यहाँ पे लिखी गई है कि देखिए मान लीजिए कहा गया कि अगर रात के 12 बजे ये घटना घटेगी तो मैं आपको ये चीज़ दूंगा, कंटिंजेंट है। तो अगर रात के 12 बजे ये कंडीशन अगर मेंशन नहीं है, सिर्फ कहा गया कि पिछले 1 हफ्ते में अगर ये चीज़ हो गया तो मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा, ठीक है, कुछ किसी चीज़ के होने का, जो चीज़ होना बिल्कुल तय है, ठीक है। चलिए, अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजीशन। देखिए वही बात कहा गया है कि अगर भैया किसी पर्सन के हक के लिए आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, किसी के हक में प्रॉपर्टी आपने दी है, ठीक है, लेकिन उसने उस पर कब्जा ही नहीं किया, अभी आपने ट्रांसफर बना दिया लेकिन उसने कब्जा नहीं किया है, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई, कब्जा करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उस वेस्टेड इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए अब हम पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले हमको एक पॉइंट समझना है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका नेचर क्या हो सकता है, कितने मतलब क्या क्या नेचर हो सकता है उसका, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे, ठीक है, वो प्रेजेंट फिक्स्ड राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के साथ आज करंट टाइम में, ठीक है, प्रॉपर्टी के साथ करंट टाइम पे जो भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जो अधिकार, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि ये वेस्टेड इंटरेस्ट का एक हिस्सा होता है, उसका एक नेचर होता है, ठीक है। राइट मतलब होता है अधिकार, प्रेजेंट मतलब आज के समय में जो फिक्स है उस प्रॉपर्टी के साथ आज के समय में, आज के टाइम पे, आज का टाइम का मतलब ऐसा है कि जिस टाइम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया रहा है उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई अधिकार जुड़ा हुआ है तो वो अधिकार भी उस ट्रांसफरी के हित में जाएगा, उस प्रॉपर्टी के ओनर के पास जाएगा जो अब बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि ओनर तो पहले कोई और है ना, वो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे रहा है किसी ट्रांसफरी के लिए, तो उस ट्रांसफरी के हक में उस इंटरेस्ट के साथ जो उसका इंटरेस्ट उसको मिलना है, क्या ना, वेस्टेड इंटरेस्ट का वेस्ट होगा, ठीक है, कब इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा। तो कहा गया कि जैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया तो प्रॉपर्टी के साथ जुड़े सारे अधिकार उस ट्रांसफरी के साथ चले जाएंगे। दूसरी बात कह रहा है इट एक्रूज टू द ट्रांसफरी इमीडिएटली, इसको ये ट्रांसफरी को कब मिलेगा भाई, ट्रांसफरी को ये इमीडिएटली मिलेगा, तुरंत मिलेगा, जिस टाइम पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ उसको मिला, प्रॉपर्टी उसके हक में गई, उसके साथ साथ उसका सब कुछ उसको इमीडिएटली मिलेगा, सारा इंटरेस्ट उसको इमीडिएटली उसका क्रिएट हो जाएगा। फिर देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट इज कंप्लीट एज सुन एज ट्रांसफर इज कंप्लीटेड। अब लोग बात जब अगर आ जाए सामने कि वेस्टेड इंटरेस्ट कब कंप्लीट होगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे बड़े कहीं ऑप्शन में पूछा जाए कि वेस्टेड इंटरेस्ट कब कंप्लीट होता है, कब माना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन उसके अगर आपको 4 दे दिए जाएं कि पहला ऑप्शन दे दिया गया कि ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफरी के पक्ष में ट्रांसफर,
ठीक है, जब वो ट्रांसफ़र करने की सोच रहा है, पहली चीज़। दूसरा, जब वो ट्रांसफ़र कर रहा है, या तीसरा ट्रांसफ़र के कंप्लीट होने पर, या चौथा ऑल ऑफ अबव। तो उसमें ऑप्शन आएगा तीसरा, जैसे ही ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा। अभी देखो ट्रांसफ़र प्रोसेस में तब नहीं माना जाएगा, जैसे ही ये पॉइंट है इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कंप्लीशन। कौन सा है? कंप्लीशन। अब जब ये कंप्लीशन पर पहुंचेगा, जैसे ही खत्म होगा ट्रांसफ़र, ठीक है, वहीं पे मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है उस ट्रांसफर के फेवर में। ठीक है, चलिए ये चीज़ हम समझ गए। आगे देखते हैं ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल। अब अगर कहा जाए कि किस प्रॉपर्टी के साथ वेस्टेड इंटरेस्ट जाएगा, तो कहा गया कि जो प्रॉपर्टी हेरिटेबल है या जो ट्रांसफरेबल है, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं या जिसको हम हेरिटेज बना सकते हैं, ठीक है, उसके साथ उसका जितना भी अधिकार होगा और जो भी इंटरेस्ट होगा वो जिसके पक्ष में जाएगा, उसको पूरी तरह से उसको यूज़ करने का, उसको इंजॉय करने का पूरा अधिकार होता है। फिर कहा गया कि अगर अटैच्ड है कोई जमीन, अगर कोई लैंड है, ठीक है, उसके साथ अगर कुछ अटैच्ड है या फिर खरीदा गया है, अटैच्ड है और ख़रीदा गया है इन सेल में, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी के साथ, लैंड के साथ अगर कोई चीज़ अटैच्ड है, कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस पर, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, अगर आप उसको खरीद रहे हैं या खरीद रहे हैं सेल में, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, या फिर कोर्ट का एक आदेश आता है, उस आदेश के साथ अगर आपको कोई अधिकार दे दिया गया है तो उस अधिकार को कंप्लीट माना जाएगा, वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट का कंप्लीशन मान लिया जाएगा। और उस चीज़ को अगर देखिए, जो चीज़ आपने खरीदी सेल में, उसके साथ अगर कोई चीज़ जुड़ी है तो उसको यूज़ करने का, इंजॉय करने का आपको पूरा का पूरा राइट मिल जाएगा, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कोर्ट के डिक्री से आ रही है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का मतलब होता है कोर्ट का निर्णय, ठीक है। सिविल मामलों में क्या होता है, ये एक लैंड है, इस पर एक मुकदमा चल रहा है, ठीक है, दो भाई हैं, ठीक है, ए और बी। ये ए क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, बी क्लेम करता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा भी शेयर है। ये बोलता है कि नहीं पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, ये बोलता है नहीं पूरी प्रॉपर्टी मेरी है क्योंकि इसमें मेरा शेयर सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैं इस पर अपना कब्जा करूंगा, मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो ये मामला जाता है कहाँ पे? कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में जाता है और कोर्ट वहाँ पे पास करता है, एक ऑर्डर देता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जजमेंट जिसको कह सकते हो, ठीक है, जजमेंट। तो उस जजमेंट को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। क्या बोलते हैं? डिक्री। डिक्री होता है कोर्ट का फैसला, ठीक है, जो फैसला सुनाएगा जज, ठीक है, उस टाइम पे बैठा मजिस्ट्रेट जो फैसला सुनाएगा, ठीक है, उस फैसले को कहा जाएगा डिक्री। और ये जिसके पक्ष में जाएगा उसी को यूज करने का अधिकार आ जाएगा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट उसी के साथ वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सेक्शन 21 क्या कहता है। सेक्शन 21 हमारा बात करता है कंटिजेंट इंटरेस्ट की, ठीक है। कंटिजेंट इंटरेस्ट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिजेंसी का मतलब होता है किसी चीज़ का होना या ना होना उसके बात पर तय होता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, सेक्शन 21 प्रोवाइड्स दैट वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन। देखिए वही बात जो सेक्शन 19 में लिखी है कि जहाँ पर किसी ट्रांसफ़र को किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी व्यक्ति के फेवर में, तो क्या क्या इंटरेस्ट उस पर क्रिएट होंगे और कब क्रिएट होंगे। देखिए पहली चीज़ कहता है टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइंग सर्टेन इवेंट। ये ऐसा ट्रांसफ़र होता है जो इफेक्ट में तब आएगा जब किसी एक स्पेसिफाई इवेंट है, एक ऐसी घटना है जिसके होने पर ही वो तय पाएगा, ठीक है। अगर वो होगा तभी तय पाएगा, तभी ये ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा और उसका इंटरेस्ट क्रिएट उसमें होगा, कंटिजेंट इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगली बात कहता है इफ़ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, ठीक है, अगर कोई, ठीक है, अगर एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन है, जो सर्टेन नहीं है कि यही होना है, वो अनसर्टेन अनिश्चित है, एक ऐसी अनिश्चित घटना है, शैल नॉट हैपन, अगर वो घटित नहीं होती है, नहीं होगी, सच पर्सन thereby acquires a contingent interest in the property, ठीक है। तो उस पर्सन के जो हित में है वो कंटिजेंट इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है, सच इंटरेस्ट बिकम्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट बनता है इन द फॉर्मर केस, यानी कि इस केस में, ठीक है, जो जहाँ पे सर्टेन नहीं है, कोई इवेंट, कोई एक ऐसी घटना तय नहीं है, किसी घटना के घटित होने का वक्त तय नहीं है, या उस घटना के होने का पक्का यकीन नहीं कि वो चीज़ होगी, ठीक है। तो ऐसा इंटरेस्ट क्या बन जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाता है। ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ऐसे घटनाओं के घटने में जैसे ही घटित होते हैं, इन लेटर, ठीक है, बाद में, व्हेन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। मतलब देखिए पहली चीज़, जैसे पहले केस में कहा गया कि कोई एक घटना घटनी है, ठीक है, एक घटना घटनी है, ये घटित होगा तभी
कंटिजेंट इंटरेस्ट क्रिएट होगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो जो घटना घटित होनी है, ठीक है, जो काम होना है, जिस चीज़ को हमने कहा इसके होने पे ही ट्रांसफ़र होगा प्रॉपर्टी का, लेकिन वो बाद में चल करके इम्पॉसिबल हो गया। वो ट्रांसफ़र ही वो घटना घटी ही नहीं। अगर वो घटना नहीं घटी तो ऐसे ट्रांसफ़र को हम कंटिजेंट नहीं, उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मानेंगे। उसको कंटिजेंट उसमें इंटरेस्ट क्रिएट ना हो करके वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। अंडर द ट्रांसफ़र, ठीक है, वेयर अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पर्सन बिकम्स entitled to an कहाँ गया मार्कर, देखिए कहा गया कि अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अ पर्सन बिकम्स इंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट अपॉन अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज एंड द ट्रांसफरर ऑल्सो गिव्स टू हिम एब्सोल्युटली द इनकम to arise from such interest before the reaches that age or direct the income or so much thereof as may be necessary to be applied। ठीक है, वो to be है, यहाँ पे applied कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, बात कर रहा है कि जब कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा किसी पर्सन के व्यक्ति पर, किसी पर्सन के लिए, लेकिन उसमें कहा गया कि उसका इंटरेस्ट उसको तभी मिलेगा जब वो एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेगा। मान लीजिए अभी माइनर है, उसके पक्ष में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और कहा गया कि जब वो 18 साल का होगा, या फिर मान लीजिए मेजर ही है, 18 साल का हो गया है, लेकिन कहा गया कि उसको प्रॉपर्टी 30 की एज पे मिलेगी। जब वो 30 साल का होगा, ठीक है, तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, उसका इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा। एंड ट्रांसफरर ऑल्सो गिव्स टू हिम एब्सोल्युटली द इनकम अराइज फ्रॉम सच इंटरेस्ट। लेकिन उसको ट्रांसफ़र तो कर दिया गया, लेकिन उसको अभी इंटरेस्ट उसको नहीं दिया गया कि भाई देखो उसका इंटरेस्ट जो है वो कंटिजेंट है। इस केस में ऐसा होगा क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट में जैसे ही ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा उसका इंटरेस्ट तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके केस में क्या है, इसमें एक कंडीशन लगा दी, एक शर्त लगा दी कि देखो अगर ये चीज़ होगी तभी आपको हम ट्रांसफ़र, आपका प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा और कंटिजेंट इंटरेस्ट क्रिएट होगा। प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दिया गया, ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन साथ में एक शर्त लगा दी कि अगर आप एक इस निश्चित एज को पहुँचेंगे, आप मान लीजिए अभी 15 साल के हैं और आप 18 साल के जैसे ही होंगे या 21 साल के होंगे, या फिर आप मेजर हो चुके हैं, 18 साल के हो गए हैं, लेकिन कहा गया कि जैसे ही आप 25 साल के होंगे और आपकी शादी होगी, शादी चलिए हटा दीजिए, एक पर्टिकुलर एज बता दिया गया कि आप 25 साल के होंगे तो आपको इंटरेस्ट आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन जब से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, जब से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है और उस टाइम से लेकर के उस अगले टाइम तक, उस अगले पीरियड तक जब उसको इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाएगा, उस इंटरेस्ट और ट्रांसफ़र के दरमियान जो गैप है, दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है, जो गैपिंग पीरियड है, उस टाइम में अगर उस प्रॉपर्टी से, उस इंटरेस्ट से कोई बेनिफिट उसको हुआ है, कोई ऐसा फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उसका सारा का सारा पैसा ट्रांसफरर उस ट्रांसफरी को देगा। देखिए लिखा ना, एब्सोल्युटली इनकम अराइज फ्रॉम सच इंटरेस्ट। ठीक है, ट्रांसफरर आल्सो गिव्स टू हिम, ट्रांसफरर जो है उस ट्रांसफरी को पूरा का पूरा पैसा देगा जो भी उस इंटरेस्ट से अराइज हुआ है, बिफोर ही रीचेस दैट एज। ठीक है, उसके उस एज पे पहुंचने से पहले भी वो दे सकता है ये पैसा। ठीक है, और ज़रूरत है तो देगा भाई, बिल्कुल देगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट कर सकता है कि भाई देखो इस इनकम को आप यहाँ पे फला व्यक्ति को दे दो या जिसको चाहे उसको दिला दे, सो मच देयर ऑफ। ठीक है, या ऐसा कुछ भी कर सकता है, एज मे बी नेसेसरी टू बी अप्लाइड, जैसी आवश्यकता होगी वैसा किया जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसका एक और पॉइंट है, एक और सेगमेंट है नेचर का। अब देख लेते हैं कि इसका नेचर क्या कहता है। ठीक है, नेचर ऑफ कंटिजेंट इंटरेस्ट। अभी देखो हमने वेस्टेड इंटरेस्ट का नेचर देखा, अब ये कंटिजेंट इंटरेस्ट का जो नेचर है वो देखेंगे। इससे आपका क्या क्लियर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो सेम होंगी, कुछ पॉइंट हैं जो बिल्कुल अपोजिट होंगी। ठीक है, तभी तो डिफरेंस होता है, अंतर तभी होता है ना कि कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी एक में, कुछ ना कुछ में कमियाँ नहीं, कुछ इसमें अलग होगा, उसमें कुछ अलग होगा। चलिए देखते हैं क्या है अलग है। ठीक है, पहली चीज़ कहता है कि इट इज़ अ फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट।
ये फ्यूचर में ट्रांसफ़र होने वाला इंटरेस्ट होता है। ये फ्यूचर में किसी एक सर्टेन इवेंट के घटित होने, हैपन होने या ना होने के बेस पे होता है, ठीक है। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई अधिकार होता है तो वो ट्रांसफ़र के तुरंत बाद, जैसे ही ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट में, तुरंत उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात कहता है कि नॉट हेरिटेबल, ये हेरिटेबल नहीं होता लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट में हेरिटेबल होता है। ये ट्रांसफरेबल होना चाहिए भाई, वेस्टेड इंटरेस्ट में भी ट्रांसफरेबल होना चाहिए। प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र आप तभी कर सकते हैं जब प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होगी, अदरवाइज ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं सकता है। फिर कहता है इट कैन नॉट बी अटैच्ड। देखो पहली चीज़, ये इसके साथ कुछ भी अटैच नहीं हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ क्या है, अटैच होती है। और बॉट इन सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, या फिर किसी नीलामी में, ठीक है, या कोर्ट के आर्डर पे उसको बेचा या ख़रीदा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए सेक्शन 21 भी आपका हो गया है कंप्लीट। साथ लगे हाथ हम पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 20 क्या कहता है, ठीक है। सेक्शन 21 को ज़रा सा हम रीड आउट कर रहे हैं, उसी से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। सेक्शन 20 बात करता है व्हेन अनबोर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ हिज बेनिफिट। देखिए कहा गया कि जब कोई अनबोर्न पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति, सेक्शन 13 से इसको रिलेट कीजिएगा। 13 हमारा बात करता है ना कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र एक अनबोर्न पर्सन के हित में किया जा सकता है, तो उसी से रिलेट कीजिएगा कि व्हेन अनबोर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ हिज बेनिफिट। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी अनबोर्न पर्सन के हित में, ठीक है, तो वो उसको कब एक्वायर करता है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं। Section 20 provides that the interest created in favor of an unborn person becomes vested as soon as he is born alive, ठीक है। अगर किसी, देखिए किसी, ये है मिस्टर ए जो कि हैं अभी अनबोर्न, ठीक है, एक अनबोर्न पर्सन है। इसको जब भाई नहीं तो उनका चित्र क्या बना है, चलिए ठीक है छोड़िए। देखिए एक अनबोर्न पर्सन है, अनबोर्न है, ठीक है, अनबोर्न पर्सन है। इनके पक्ष में क्या किया गया, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई और वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ ट्रांसफ़र की गई कि जैसे ही उसको प्रॉपर्टी मिले उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट उसको मिल जाए। तो कहा गया कि उसका इंटरेस्ट उसको कब मिलेगा, तो कहा गया कि प्रॉपर्टी, देखिए उसका इंटरेस्ट उसको तभी मिलेगा जैसे ही वो जीवित पैदा हो, ठीक है। अगर वो पैदा हुआ और मरा हुआ पैदा हुआ तो उस ट्रांसफ़र का कोई मतलब नहीं है, ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर वो जीवित पैदा हुआ, जिंदा पैदा हुआ, ठीक है, तो माँ के पेट से सही सलामत पैदा हुआ, तो उसको तुरंत वो प्रॉफिट, उसको बेनिफिट उसका तुरंत उसको मिल जाएगा। फिर कहा गया although he may not be entitled to the enjoyment of the property transferable immediately on his birth। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वो उस प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए पूरी तरह से परिपक्व नहीं वो इंजॉय करने के लायक तब नहीं होगा, इंजॉय नहीं कर सकता जब तक कि वो एक सर्टेन इवेंट, एक निश्चित एज तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अभी वो पैदा होते ही उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, इंजॉय करने का अधिकार उसको नहीं मिला है, ठीक है। फिर कहा गया दिस रूल इज सब्जेक्ट टू एनी कंट्रेरी इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफर। देखिए अब ये रूल जो है, ये जो है, मान लीजिए एक ट्रांसफरर हैं, उन्होंने कहा कि हम इस अनबोर्न पर्सन के लिए, ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने, ये ट्रांसफरर हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की एक अनबोर्न पर्सन को, ठीक है, एक अनबोर्न व्यक्ति को, और साथ में कोई कंडीशन लगा दी कि देखो भैया ये प्रॉपर्टी हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये पैदा सही सलामत होगा, तुरंत इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मिल जाएगी, ये यूज़ नहीं कर सकता पैदा होते ही, इसलिए इसका जो, इस प्रॉपर्टी को कौन यूज़ करेगा, इसको एक केयर टेकर नियुक्त कर सकता है या फिर किसी के हवाले कर सकता है कि आप इसके बिहाफ पे प्रॉपर्टी का रख रखाव करेंगे, टेकिंग ऑफ केयर करेंगे, और साथ ही साथ इस पर्सन व्यक्ति का भी करेंगे। अगर उसकी फैमिली ज़िंदा है तो फैमिली को ही बना सकते हैं केयर टेकर, या फिर किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।